हेलो एवरीवन, सो टुडे वी शैल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल का क्या कहना था। ठीक है, तो उसका सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, पहले बाकी लोगों का कुछ कंफर्म नहीं था। ठीक है, कि कहाँ रिवॉल्व करता है या रिवॉल्व करता भी है या नहीं। इन्होंने कंफर्म बताया कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और व्हाइल रिवॉल्विंग जो रेडियस होता है ऑर्बिट का वो खाली कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यूज ही ले सकता है, जिससे कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई रहे। मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2 पाई रहे तो ही वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑर्बिट। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट रटना है आपको, बेसिकली ये समझ तो रहे हो लेकिन रटना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये लिखने के लिए। तीसरा, एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। यही हमारा अगला टॉपिक भी है कि बेसिकली आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग मार सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे n=1 है, n=2 है, n=3, n=4, n=5 है। ठीक है, तो ये सब स्पेक्ट्रल लाइन्स है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, या फिर 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, इनफाइनाइट से 2 में आ सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है इवन। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कहाँ से आएगा, लेकिन फिक्स रहता है कुछ कुछ। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है 4 से 3 पे आ जाए, 5 से 3 पे आ जाए, इनफाइनाइट से 3 पे आ जाए। तो ये जो 3 पे आ रहा है इस सीरीज को बोलते हैं पास्टन सीरीज। जो 2 पे आ रहा है इसको बोलते हैं बाल्मर, और ये जो 1 पे आ रहा है इसको बोलते हैं लाइमन। इसको और डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो बेसिकली इन स्पेक्ट्रल लाइंस पे, इन ऑर्बिट्स में बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जैसे मान लो 2 से 1 पे जा रहा है, तो वो एनर्जी एमिट करेगा जिसकी वैल्यू 2 में जितनी एनर्जी थी वो 1 में जितनी एनर्जी थी वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उतनी एनर्जी का वो फोटोन एमिट करेगा। और जब फोटोन एमिट करेगा एनर्जी का तो उससे एक वेवलेंथ भी आएगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। तो यहाँ से कुछ लैम्बडा भी आएगा। इसी लैम्बडा को कैसे निकालते हैं ये हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, ये था तीसरा पोस्टुलेट। अब उन्होंने रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला दिया r=0.053 × n²/z। n क्या है आपका ऑर्बिट नंबर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हर जगह पे हाइड्रोजन ही कंसिडर किया जा रहा है, इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी z को नहीं लिखा गया है, 1 है बेसिकली तो हटा दिया गया है, लेकिन मेन फॉर्मूला ये होता है। और 0.053 को a0 बोला है। a0 क्या होता है, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब है जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना हाइड्रोजन एटम का, वो जो रेडियस है उसको बोहर रेडियस कहा गया है। तो अब फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालो, कितना आएगा, n की जगह 1, z की जगह 1, तो वो 0.053 आएगा ना। तो इसी 0.053 को a0 बोला गया है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको a0 बोल दिया है। तो a0 n² सिर्फ इसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में लिखा है, हालांकि मेन फॉर्मूला ये है और आप ये याद करो तो ज़्यादा बेटर है। और टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -13.6 × z²/n²। तो मैं आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हीलियम एटम। आपको एग्जाम में हाइड्रोजन का ही आएगा, लेकिन मैं हीलियम दे देता हूँ। ये कैलकुलेट करो और सेम टू सेम आपको एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। चलो हीलियम ही कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट हीलियम एटम की। ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो आप लोगों को वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, 1/λ = r 1/n² - 1/m²। इस फॉर्मूला को मैं समझा देता हूँ, बाकी ज़्यादा उम्मीद मेरे से रखना मत। ठीक है, r को हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू एग्जाम में आपको दी रहेगी। ठीक है, r को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, पर मीटर। इसकी यूनिट होती है पर मीटर या मीटर की पावर -1। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको अगर याद करनी है तो आप 1/r की वैल्यू याद कर सकते हो, जो कि होती है 911 एंगस्ट्रॉम या फिर 91.1 नैनोमीटर। ठीक है, बाकी r की वैल्यू अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपको एग्जाम में दिया ही रहेगा, नॉट एन इशू। ठीक है, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है वेवलेंथ। ठीक है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, अब n और m क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो वील स्टार्ट फ्रॉम लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज आपको पता है ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन्स n = 0, n = 1, सॉरी n = 1, n = 2, n = 3, ऐसे ऐसे करके ये स्पेक्ट्रल लाइन्स n = इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगर कोई वेव इन्फिनिटी से फर्स्ट पर गिरती है, n = 1 पे गिरती है, तो उस वाले पर्टिकुलर सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, जो वेव्स इन्फिनिटी से 1 पे गिर रहे हैं, फिर 2 से 1 पे गिर रहे हैं, 3 से 1 पे गिर रहे हैं, मतलब अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बेसिकली जहाँ से गिरते हैं उसको m बोलते हैं और जहाँ पे गिरते हैं उसको n बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ = r 1/n, मतलब जहाँ पे गिर रहे हैं तो 1 पे गिर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से गिर रहे हैं वो चीज़ डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाता है r 1 - 1/m²। ठीक है, इजी।
अच्छा, दूसरा होता है बाल्मर सीरीज। ओके, सो दूसरा होता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में भी डिफाइंड नहीं है कहाँ से गिरेगा, लेकिन 2 पर गिरेगा, कहीं से भी गिरे, अगर 2 पर गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो अगर इसके लिए फॉर्मूला निकलना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, R1/n, मतलब कहाँ पे गिर रहा है तो 2 पे गिर रहा है तो ये हो जाएगा 4, m मतलब कहाँ से गिर रहा है तो वो तो नहीं पता है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट होता है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में 3 पे गिरेगा। ठीक है, कहीं से भी गिरेगा बट 3 पे गिरेगा। ओके, कहीं से भी गिरेगा बट 3 पे गिरेगा। तो 1/λ इक्वल टू R, इसका फॉर्मूला 1/9 माइनस 1/m² हो जाएगा। क्लियर, इजी। अब तीनों का खासियत लिख देता हूं मैं यहाँ पे। लाइमन सीरीज लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज लाई करता है विजिबल रीजन में, ये पूछ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पास्चन सीरीज लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, इसके बाद और भी होती है ब्रैकेट हम्फनेरी, बट इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, एनीवेज, तो बेसिकली आप लोगों को इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे आपसे रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बेसिस पे खेल लेते हैं, वरना आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, है ना। अच्छा चलो समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, 1/λ इक्वल टू RZ² होता है फॉर्मूला, लेकिन Z की वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर और आपके बोर्ड्स में हाइड्रोजन एटम का ही पूछेगा तो। ठीक है, अच्छा जैसे आपको कभी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई फर्स्ट 2 लाइन्स का वेवलेंथ पता करो पास्चन सीरीज का। ठीक है, मान लो आपसे बोल दिया कि भैया पास्चन सीरीज के पहली 2 लाइन का वेवलेंथ पता करो, तो पास्चन सीरीज में गिरता किस पे है, 3 पे गिरता है, ये तो पता है। पहली 2 लाइन मतलब जो 4 से 3 पे गिर रहा है वो, और जो 5 से 3 पे गिर रहा है वो। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्व करोगे तो 1/λ इक्वल टू R की वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷। ठीक है, वैसे मैंने बोला था 1/R याद करो, ज्यादा बेटर रहेगा, बट एनीवेज कर सकते हो। n की वैल्यू आपको पता है 9, और 4 से पहले गिर रहा है उससे फर्स्ट लाइन आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट लाइन मिलेगा। दूसरे के लिए क्या करोगे, 1/9 माइनस 1/25 कर दोगे, इससे दूसरा आ जाएगा। इजी। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज होती है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज या फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। ये पूछ लिया तो क्या करोगे, तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं। ठीक है, अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे, ठीक है, कंडीशंस देखो ध्यान से। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की जो पहली लाइन होती है ना, उससे क्या होता है देखो, तो लाइमन सीरीज के लिए मान लो आपके एग्जाम में पूछा है, तो लाइमन सीरीज की पहली लाइन का हम लोग निकालते हैं। तो लाइमन में गिरता है किस पे, 1 पे गिरता है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस पहली लाइन से गिरा रहे हैं तो 2 से गिर रहा होगा, तो 1/λ इक्वल टू 1.097 × 10⁻⁷, 1 माइनस 1/4। ठीक है, वैसे मुझे 1/R की वैल्यू ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, तो 1/λ इक्वल टू 3R/4। ठीक है, ओके, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/3R। अब आपको पता है 1/R की वैल्यू होती है 911, 912 लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, 3 × 3 = 9, तो 1212 एंगस्ट्रॉन्ग आपका वेवलेंथ आ गया फर्स्ट लाइन वाला। ठीक है, अच्छा लॉन्गेस्ट के लिए आपको क्या करना, सॉरी शॉर्टेस्ट के लिए आपको, ये लॉन्गेस्ट का था, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट का था, और शॉर्टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 1/R, दैट इज 912 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बेसिकली जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो अगर आपको एग्जाम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो इनफाइनाइट से गिरा देना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो पहली लाइन का निकाल लेना। ठीक है, तो आपका होमवर्क है पास्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो बताओ सिर्फ, ठीक है, निकालो मत पूरा, कैसे निकालेंगे वो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं छोटी मोटी चीज़ें। आपको एटॉमिक नंबर का मतलब पता है, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। ठीक है, तो बेसिकली जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है XZA। इसका मतलब जैसे कार्बन है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन का है एटॉमिक नंबर और ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो अगर आपको कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, 12 में से 6 घटा दोगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा A-Z। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और उसमें आपको मैं पूछता हूँ वैल्यूज। ठीक है, अच्छा कोई एलिमेंट X है जिसका ये 49 है और ये 198 है, तो मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, निकाल लोगे, 198 में से 49 माइनस कर दो, इजी। ठीक है, या फिर मैं आपको बोल दूं कि किसी के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी,
कैसे निकालोगे, आपको ए निकालना है, ठीक है, आपको जेड पता है 28 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पता है 14, तो ये आ जाएगा 42। सिंपल, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आपको रेडियस निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। आपको मान लो एग्जाम में आ गया कि भाई आप लिथियम का रेडियस निकालो, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक मास नंबर आपको पता ही है 7, ठीक है, यहाँ पे डालो, उसका क्यूब रूट लो, उसको R0 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल दे तो उसका एटॉमिक मास नंबर 1 डाला, ठीक है, R0 की वैल्यू आपको पता है तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बेसिकली रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ही है जिसको R0 माना गया है, ठीक है। तो आपको किसी का भी रेडियस पूछ ले, उसका एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे डालो, उसका क्यूब रूट लो, R0 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिससे बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, ठीक है, न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग होती है वो एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो, EB इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ZmH, ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस NMN नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस XAZ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा उसका मास जो एलिमेंट का आपको बोला रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय C², और C² की जगह आप 931.5 डाल सकते हो, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसकी जगह 931.5 डालोगे तो आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपको एग्जांपल नंबर 15.6 दिया हुआ है, तो एक बार उस क्वेश्चन को देख लो, उससे आपको ये क्या चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर, N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जाम में दिया रहेगा, टेंशन मत लो, याद कर लो चाहिए तो। और यहाँ पे मास ऑफ जिसका भी आपको पूछेगा वो भी यहाँ पे दिया रहेगा, तो इससे सॉल्विंग करके बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसमें 2 डीके आपको दे रखा है। पहला होता है अल्फा डीके, अल्फा मतलब कौन, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है आपको ऑब्वियसली पता है यहाँ पे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका एटॉमिक मास नंबर 4 होता है। तो अगर किसी भी एलिमेंट से एक हीलियम का न्यूक्लियस मतलब एक अल्फा निकल गया तो उसमें से 4 एटॉमिक मास नंबर निकल जाएगा, 2 एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कराता हूँ, टेंशन मतलब। बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल थे तब तक वो न्यूट्रल थे, ठीक है। बेसिकली तब तक एटॉमिक नंबर जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +1 हो जाएगा, तो +1, ठीक है। जैसे मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आप लोग। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, X से Y बना जिसमें एटॉमिक नंबर 60 से 44 हो गया, एटॉमिक जिसमें से एटॉमिक मास नंबर 60 में से 44 हो गया, एटॉमिक नंबर 28 में से 20। सिमिलरली नेक्स्ट तो आपको ये बताना है कि कितना अल्फा निकला और कितना बीटा निकला तीनों केस में, ठीक है। तो सबसे पहले केस की बात करें तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी है सॉल्व करने का सिंपल फंडा बताता हूँ। एटॉमिक मास नंबर माइनस कर दो, 60 में से 44 गया, कितना है 16, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 आ गया ना, तो इसका मतलब 4 अल्फा पार्टिकल इसमें निकला है, सिंपल। अच्छा, अब 4 अल्फा पार्टिकल अगर निकला है तो एटॉमिक नंबर कितना कम होना चाहिए था, 8 कम होना चाहिए था, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है अल्फा पार्टिकल का 2, तो 28 से 20 हो गया, मतलब ठीक है, मतलब कोई बीटा पार्टिकल नहीं निकला है, तो ओनली 4 अल्फा पार्टिकल इसमें निकला है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 40 था 20 हुआ है तो कितना हो गया 20। अब 20 को 4 से डिवाइड मार दो। अच्छा, 4 से ही क्यों कर रहे पता है ना भाई, 4 मास नंबर होता है इसका, तो 4 से करोगे तो 5 आएगा, तो इसका मतलब इसमें 5 अल्फा पार्टिकल निकला है, ठीक है। अच्छा, अब 5 अल्फा पार्टिकल निकला है तो एटॉमिक नंबर कितना घटना चाहिए था 10, तो 16 से कितना होना चाहिए था 6, लेकिन 2 बढ़ रखा है, तो इसका मतलब 2 बीटा पार्टिकल इसमें निकला है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकला है, 2 बीटा लिख दो, ठीक है। ओके, सो थर्ड वाला तुम्हारा होमवर्क है, ओके। अच्छा, एक और इसमें होता है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन का बाहर निकलना, तो उसमें Z-1 आ जाता है। कभी एग्जाम में आपसे बीटा प्लस डीके पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे चांसेस कम है, ठीक है। तो ये समझा, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और होता है गामा डीके। गामा डीके मतलब एनर्जी का रिलीज होना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ नहीं यार, केमिकल काइनेटिक्स का तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था ना, वही है, बस वहाँ पे जो आपका के होता था ना उसकी जगह यहाँ पे लैम्डा है। मुझे बताओ उसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, T12 = ln2/k, तो इसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा ln2/λ। उसमें एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या था 1/k, तो इसमें एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा 1/λ, सिंपल। अच्छा, एक और चीज, उसमें फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला था उसमें, चलो इसी से निकाल दो, लॉग ले लो दोनों साइड, तो ln A = ln A0 माइनस λT ln E। ln E की वैल्यू 1 होती है, तो ये खत्म, ठीक है। तो ln इसको यहाँ कर लो, उसको वहाँ कर लो, तो λT = ln A0 माइनस ln A, तो T हो गया 1/λ ln A0/A, ठीक है। तो T फॉर्मूला आ गया 2.303/λ ln A0/A, ठीक है। तो यही तो वहाँ भी फॉर्मूला होता था, बस यहाँ के आता था,
तो सेम चीज़ यहाँ भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि इतनी न्यूक्लियाई थी, अभी 20% खत्म हो गया, तो कितना बचा 80%। ठीक है, जो बचा है वो नीचे रखना है आपको। ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन लिखनी है, ये नहीं जो खत्म हुआ है, यहाँ पे वो लिखना है जो बचा है, और ए नॉट मतलब जितना था। ठीक है, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन वगैरह, सो देख लेना इसको। ठीक है, आगे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन ये सब दिया हुआ है, तो ये सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो चाहे फ्यूजन हो। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस जुड़ते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और न्यूक्लियर फिजन में 2 न्यूक्लियस टूटते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है। पावर प्लांट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, एक बार रीड कर लेना उन पार्ट्स को। ठीक है, सो दैट्स इट, आपका फिजिक्स पूरा ओवर हुआ। जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।